तो कल हम लोग का रूल 27, 28, 29, 30 और 31 हो गया था। ठीक है, अब आता है रूल 31A। ये क्या कहता है? ये कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। आप लॉटरी खेलते हो ना, ड्रीम 11 या बहुत सारी कंपनी का नाम सुनते होगे। आजकल तो ऐड भी आ रहा है, आईपीएल चल रहा है तो ऐड आ ही रहा है। तो बेटिंग है एक तरह से, वो भी बेटिंग ऐप ही है। लॉटरी मेरे ख्याल से बंगाल में भी चलता है कि नहीं पता नहीं, पहले शायद बंगाल में होता था। लॉटरी बहुत जगह बैन हो चुका है, गोवा में भी होता था, बिहार में नहीं था मेरे यहाँ जहां मैं हूं। गैमलिंग तो जुआ जान ही रहे हो, हॉर्स रेस जान ही रहे हो, डालते हैं पैसे, बेटिंग होता है घोड़ों का रेस। तो इनके केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, सवाल ये आया। ठीक है, मान लो ये काउंटर है, यहां पर गया मैं। ठीक है, मैं गया, मैंने यहाँ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपए लगा दिए। ठीक है, तो अब जो मैंने 100 रुपए लगाए, अगर मैं जीता तो मुझे बाय में जीतने पे 1 का 2 मिल रहा था, मतलब 100 का 200। ठीक है, मुझे 200 मिलेगा। लेकिन अगर मैं हारा तो 100 रुपए चले गए। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुआ, ये पता करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सर्विस क्या है यहाँ पे, सर्विस क्या दे रहा है आपको? सर्विस बाय वे ऑफ गैमलिंग, गैमलिंग करने का सर्विस। मैं सर्विस में आपको दे रहा हूं कि आप आइए यहाँ पे जुआ खेलिए, आप आइए यहाँ पे सट्टा लगाइए, आप आइए यहाँ पे दौड़ाइए घोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस वही है, पर वैल्यू क्या होगा? तो इस पर रूल 31A क्लियरली बोलता है कि वैल्यू यही होगा, वैल्यू यही होगा। नहीं समझे? एक स्पेसिफाई फॉर्मूला दिया गया है कि वैल्यू यही होगा। मतलब अगर मैं 100 रुपए लगाता हूं तो वैल्यू क्या होगा? तो कहा गया वैल्यू यही होगा। क्या होगा? सबसे पहले अगर लॉटरी का बात किया जाए, ठीक है, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मीन द स्टेट गवर्नमेंट विच कंडक्ट द लॉटरी either in its own territory or sell its ticket in territory of any other state। अब इंडिया में जो लॉटरी है बेसिकली स्टेट ही करा सकता है। ठीक है, अपना लास वेगास वाला हाल नहीं है जहां प्राइवेट प्लेयर होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कैसीनोज होते हैं, ये वाला हाल नहीं है इंडिया में। ठीक है, जुए का अड्डा, जुए का नहीं, लॉटरी का अड्डा चलाएगा कौन? सरकार चलाएगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉटरी चला सकती है और कोई नहीं, और जो भी कर रहे हो फिर इनलीगल है। ठीक है, लॉटरी का धंधा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, बेटिंग, गैमलिंग तो ड्रीम 11 और ऐप है ही जहां पे होता है, वहां खैर बेटिंग तो नहीं कहे, बोलते हैं वो लोग कि अपना कुछ सर्टेन आपका स्किल चाहिए। ठीक है, बट कितना स्किल चाहिए वो तो ऑफिस आने। मैं तो कभी खेलता नहीं, मैं कभी किसी खेलने को राय देता हूँ, खैर वो डिफरेंट मैटर है, बट दूर ही रहना चाहिए, वो अलग बात है। तो लॉटरी के केस में कहा गया वैल्यू क्या होगा, तो बोला गया हायर ऑफ द टू अमाउंट। पहला 100/128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट। अब जैसे कि मैंने 10 रुपए के लॉटरी टिकट खरीदा तो उसका फेस वैल्यू होता है कुछ। ठीक है, तो उसका जो फेस वैल्यू होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा फेस वैल्यू क्या है, उसका जो फेस वैल्यू होगा उसमें आपको 100 मल्टीप्लाई करना है और 128 से डिवाइड करना है, वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। दूसरा 100/128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। नहीं तो फिर जो ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफाई किया गया प्राइस, बाय द वे कुछ भी नोटिफाई किया गया मान लेते हैं, तो वो दोनों में जो हायर हो, तो फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट ने क्या बोला वो भी दिया रहेगा, तो 100/128 करिएगा, जो ज्यादा होगा वो आपका लॉटरी का वैल्यू होगा। ठीक है, उस पर जीएसटी जमा करना है। समझ में आ गया? अब इंडिया में लॉटरी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही करा सकती है, इसलिए सिर्फ बात उसी का किया गया है।
अब आते हैं बेटिंग, गैमलिंग और हॉर्स रेसिंग में, जिसमें हाल फिलहाल में एक कंपनी फंसी, इसमें 40,000 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। 40,000 करोड़ का नोटिस किसे भेजा गया था? मालूम ही होगा, ठीक है। अब इस नोटिस के पीछे क्या रीजन था? मैं नोटिस देखा नहीं ना, मैं नोटिस पढ़ा है तो मैं क्या बोलूं। नोटिस पढ़ने के बाद ही पता चलता ना किस लिए भेजा गया था। गलती उन्होंने यही किया था वैल्यू निकालने में, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने में गलती किया था, समझ गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ बेट, जो फेस वैल्यू है बेट का ना उसका 100%, और द अमाउंट पेड इनटू द टोटलिस्टर, टॉलिस्टर कहते हैं, टॉलिस्टर। अभी टॉलिस्टर क्या होता है? वो कंप्यूटराइज डिवाइस होता है, ठीक है, जो सारे जुए को अपने अंदर लेता है, मेजर करता है, जो भी बेट कर रहा है, और उसको डिवाइड करता है टोटल मेजर अमाउंट से। नहीं समझ में आया? कुछ मत समझो। 100 रुपए देने आया था ना मैंने तुम्हें, इसे मैं कितने दे गया था? 100 रुपए ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपया, वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपया, अमाउंट पेड इनटू टॉलिस्टर, फेस वैल्यू ऑफ द बेट क्या है? 100 रुपया, पूरा का पूरा 100 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं, 40,000 करोड़ का नोटिस कैसे आता है, पता नहीं कैसे आया होगा। मान लो मैंने 100 रुपए लगाए, एक और बंदे ने 100 रुपए लगाए, ये दो ही लोगों का पूल था, और इसमें जीतने वाले को 150 मिलने वाले थे। कितने? 150। अब जीएसटी का माने तो इस पर 18%, इस पर 18% है कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, तो ये हो गया 18 रुपए, ये हो गया 18 रुपए। बचे क्या मेरे पास? अगर ये जीता तो 150 देने हैं, ये जीता तो 150 देने हैं, तो बचने मेरे पास 50 रुपए हैं। 50 रुपए में 36 रुपए तो टैक्स ही है जीएसटी का, तो बचे क्या? 14 रुपए, उसका इनकम टैक्स है ही, ठीक है। तो इनको पता नहीं क्यों आया, बट मेरे ख्याल से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने में उन्होंने गलती किया था, उसी कारण से आया होगा, समझिए। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट रन्स अ लॉटरी वेयर फेस वैल्यू दिया हुआ है 250, तो क्या करना है? 250 गुने 100 भागे 128, और द प्राइज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट 240। अब मालूम ही है कि दोनों को 100 बाई 128 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिसका ये ज्यादा होगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, तो ऑब्वियस बात है 195.313 वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। कहने का मतलब विच वन इज हायर, फेस वैल्यू और प्राइस, जो हायर है उसी में 100 इंटू 128 करना है तुम्हें, समझ गए। The government of a state run a lottery where face value of lottery ticket is rupees 250 and the price notified by state government in official gazette is 260। अब ऑब्वियस सा बात है ये हायर है, इसी का होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, समझ गए। 260 गुने 100 भागे 128, तो काफी इजी था। अब आते हैं 32 पर। 32 क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज, ठीक है। इसमें 5 सप्लाई कवर है, समझ गया। रूल 32 ओवरराइड करता है सारे रूल को, सब कुछ भूल जाओ, मैं कह रहा हूं वो मानो। 27 से लेके 31 जो भी था सब भूल जाओ, ठीक है। द वैल्यूएशन मेथड प्रिस्क्राइब अंडर रूल 32 और ऑप्शनल, पर ये ऑप्शनल है। सप्लायर कैन यूज देम इफ ही सो डिजायर, नहीं मन कर रहा जाओ ऊपर, यूज करना है करो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल रूल है, समझ गए। इसमें है क्या? इसमें सबसे पहला सप्लाई है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरा है बुक टिकट फॉर एयर ट्रेवल बाय एयर एजेंट,
लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, सेकेंड हैंड गुड, अ वैल्यू रिडीमेबल वाचर स्टैम्प कूपन, इसका वैल्यू। ठीक है, इसका टर्म सप्लाई में पढ़ा था हम लोगों ने। आइडेंटिफाई हो तो क्या होता है, नहीं आइडेंटिफाई हो गुड्स तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका वैल्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये पास सप्लाई के बारे में सेक्शन 32 कुछ कह रखा है, मेरे बात मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ। रूल 27 से लेके 31 तक है, 31A भी उसी में आता है, 31A तक है। 31A स्पेसिफिक है तो कोई मतलब नहीं है, 31 तक ही मानते हैं लोग, 31 तक है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। 27 से लेकर 31 तक है, जाओ उसी को मानो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सबसे पहले आता है मनी चेंजिंग वाला क्लेम। इसके लिए दो मेथड है, दो मेथड दिया गया, और फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में फर्क क्या है देखते हैं। मेथड 1 में दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 पे आते हैं। मैं एजेंट हूं, करेंसी एक्सचेंज करने वाला। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रूल 32 फॉलो करूं, नहीं तो फिर वो रूल भर दिया हुआ है। ठीक है, क्यों, यहां लिखा था ना, द वैल्यूएशन मेथड प्रिस्क्राइब अंडर रूल 32 आर ऑप्शनल। तो मन करता है तो करूं, नहीं मन करता है मत करूं। ठीक है, पर मैं रूल 32 ही फॉलो करूंगा। रूल 32 में ही आपको फायदा भी होगा, इसे रूल 32 फॉलो करने में ही फायदा है। ठीक है, बोल रहा है सबसे पहला केस मेथड 1 का, ट्रांजेक्शन वेयर वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रूपी। मेरे पास जो बंदा एक्सचेंज कराने आया था, वो डॉलर देके रुपया ले रहा था, या रुपया देके डॉलर ले रहा था। ठीक है, एक करेंसी रुपया होना चाहिए, चाहे वो बेचने आया चाहे खरीदने आया हो। ठीक है, या तो डॉलर बेच के रुपया खरीदने आया हो, या रुपया बेच के डॉलर खरीदने आया हो। तो एक करेंसी रुपया चाहिए। अगर एक करेंसी रुपया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में कहा गया, इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ करेंसी। मतलब जिस दाम पे मैं खरीद रहा हूं या जिस दाम पे मैं बेच रहा हूं, वो रेट, एंड आरबीआई रेफरेंस रेट, और जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है उसका जो डिफरेंस होगा। अगर मैं बाई कर रहा हूं तो बाइंग रेट लूंगा, अगर मैं सेल कर रहा हूं सेलिंग रेट लूंगा। ऑब्वियस सा बात है। तो सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, मल्टीप्लाई बाई टोटल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ गया? तो ये तो हुआ। इसके बाद एक और चीज आया, क्या बोला कि आरबीआई रेफरेंस रेट का पता ही नहीं है मुझे, लेकिन एक करेंसी रुपया ही है। तो बोला 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी प्रोवाइडेड और रिसीव्ड। तो मैं इसे जितना रुपया दूंगा उसका 1%, या ये मुझे जितना रुपया देगा उसका 1%, रुपया का 1%, रुपया का 1%, तो कोई मतलब नहीं है मुझे। जो भी रुपया इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसका 1%। कब? जब आरबीआई रेफरेंस रेट पता नहीं है। ये दो चीज किसके लिए था? उसके लिए था जब एक करेंसी रुपया है तब। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 10th में मिस्टर दोषी कन्वर्टेड यूएसडी 100 इंटू 7,400 एट द रेट ऑफ 74। तो ये तो मेरा हो गया रेट थ्रू ईस्टर्न मनी चेंजर। सर्विस कौन दिया है? ईस्टर्न मनी चेंजर दिया है। ईस्टर्न मनी चेंजर क्या दिया है? $100 को 7,400 रुपया बनाया है, मतलब ये डॉलर बेचा है, ईस्टर्न मनी चेंजर खरीदा है। ठीक है, तो 74 रुपया हो गया। आरबीआई का रेफरेंस रेट उस दिन 75 रुपया था। तो हम क्या करेंगे, 75 माइनस 74 गुने 100 इक्वल टू रुपी 100। वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 होगा। कब? जब मेरे पास आरबीआई रेफरेंस रेट था। अगर मेरे पास आरबीआई रेफरेंस रेट किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कितना रुपया दिए थे हम? 7,400 रुपया दिए थे ना, तो 7,400 रुपया का 1%, 74 रुपया। समझ गए? तो ये काफी सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं करना। बस पहला चीज क्या देखना है, क्या कोई भी एक करेंसी रुपया है, और कोई भी एक करेंसी रुपया है तो क्या मेरे पास आरबीआई रेफरेंस रेट है? अगर मेरे पास आरबीआई रेफरेंस रेट है तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट और आरबीआई रेफरेंस रेट के बीच का डिफरेंस। अब बाइंग रेट कब होगा? जब मैं बाई कर रहा हूँ। सेलिंग रेट कब? जब मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद
आरबीआई रेफरेंस रेट क्वेश्चन में दिया रहता है और बाइंग रेट या सेलिंग रेट दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल है तो कितना रुपया दिया गया या कितना रुपया लिया गया, ठीक है, प्रोवाइडेड और रिसीव्ड। अगर मैं वो डॉलर बेच के रुपया लेने आया है तो रुपया प्रोवाइड किया गया, तो कितना रुपया प्रोवाइड किया गया। अगर वो रुपया बेच के डॉलर लेने आया है तो कितना रुपया रिसीव हुआ, मुझे समझ गया। जो रुपया रिसीव हुआ उसका 1%, कब, जब आरबीआई रेफरेंस रेट ना पता हो। अब लेकिन बात आता है मेरे पास आया तो, ठीक है, अब समझो एक और केस। ये तो तब जब एक करेंसी रुपया ही था, पर अब जब वो मेरे पास आया वो डॉलर लेके आया और बोला मुझे येन चाहिए, जापानीज करेंसी है, येन चाहिए या पाउंड चाहिए। अब यहाँ में दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है। जब दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं होगा तो तुम्हें 1% ऑफ लेसर लेना है दोनों अमाउंट का। कैसे, पहले उसे कन्वर्ट करो, आरबीआई रेफरेंस रेट का यूज करके कितना रुपया होता। जैसे क्वेश्चन देखो, यूएस डॉलर 9,000 आर कन्वर्टेड इनटू पाउंड 4,500। आरबीआई रेफरेंस रेट यूएस डॉलर का 74 है और यूके का 98 है, तो 9,000 गुने 74, 4,500 गुने 98। इन दोनों का 1% करो, जो हायर होगा, सॉरी जो लोअर होगा लेसर, वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। तो मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया, 9,000 गुने 74 तो ये हो गया इतना रुपया, 4,500 गुने 98 ये हो गया इतना रुपया। लेसर कौन होगा, इसका ही 1%। तो 1% ऑफ 4,41,000 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कब करेंगे, जब दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी ना हो तब करेंगे, समझ गए। अब आते हैं मेथड 2 क्या है। मेथड 2 कहता है सब कुछ छोड़ो हटाओ, मुझे कुछ सुनना नहीं है, ठीक है। वो क्या बोलता है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है लेकिन कहा क्या गया है इसके बारे में। द पर्सन सप्लाइंग द सर्विस मे ऑल्सो एक्सरसाइज द फॉलोइंग ऑप्शन टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ सर्विस, हाउएवर वंस ऑप्टेड ही कैन नॉट विथड्रॉ। एक बार अगर ऑप्ट कर लिया तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकता पूरे साल। इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेगा, बोलेगा करेंसी कितना एक्सचेंज हुआ, 1,00,000 तक के वैल्यू का, मतलब 1,00,000 रुपया दिया गया या लिया गया, रिसीव्ड हुआ या प्रोवाइड किया गया, या उससे कम भी कोई दिक्कत नहीं है 1%। और 250 जो हायर हो। कहने का मतलब अगर मैं 1,00,000 रुपया चेंज करूं तो 1,00,000 का 1% 1,000 होगा, लेकिन तब उस केस में 1,000, ठीक है। तो हायर कौन है, 1,000, लेकिन बाय द वे मैंने 10,000 रुपया चेंज किए, तो उसमें क्या होगा 1%, 10,000 का निकालो। 10,000 का 1% शायद 100 रुपया। तो अब क्या होगा, 100 रुपया या 250, कौन हायर है, 250, तो 250 लेने का। लेकिन मैंने अगर 1,00,000 से ज्यादा किया है तो अब क्या आएगा, 1,000 रुपया तो आ ही जाएगा 1,00,000 पे, प्लस 0.5% जो भी अमाउंट 1,00,000 के ऊपर है उसके लिए। कहने का मतलब अगर मैंने 4.5 लाख रुपया एक्सचेंज किया टोटल, ठीक है, या तो रिसीव या प्रोवाइडेड 4.5 लाख है। सबसे पहले तो 1,00,000 पे 1,000 हो गया, अब बचा क्या, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख पे 0.5% है, 3,50,000 गुने 0.5%, 0.5% है, ध्यान रखना, हो गया 1,750। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया 2,750। आया समझ में। तो 1,00,000 से अप टू 10,00,000 ये चलेगा, लेकिन अगर 10,00,000 से ज्यादा एक्सचेंज किया तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। पहले तो लग गया 1,00,000 पे 1,000, 1,00,000 पे 1,000 मान लेते हैं 12,00,000 किया है, ठीक है, रिसीव या प्रोवाइडेड। 1,00,000 पे 1,000 हो गया, ठीक है। 1,00,000 सॉरी 1,00,000 एक से 10,00,000 तक 0.5% से हो गया, तो निकालो कितना होगा, 9,00,000 का 0.5% 4,500, तो हो गया ना 5,500। तो वही तो कहा है 5,500 प्लस 0.1% कितना का, 2,00,000 बचा हुआ है, तो 2,00,000 का 0.1% तो कितना हो गया, 2,00,000 का 0.1% हो गया 200 रुपया। टोटल हो गया 5,700 रुपया 12,00,000 चेंज करने का वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन कहा क्या गया, मैक्सिमम 60,000 रुपया ही, ठीक है। तो अगर मैं इस मेथड को फॉलो करूं तो मुझे मैक्सिमम 60,000 रुपया देना पड़ सकता है, मिनिमम 250 रुपया देना पड़ सकता है।
मतलब लोअर लिमिट 250 है और अपर लिमिट 60,000 है इस मेथड में। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसी के रेंज में फॉल करेगा, समझ गए। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 को ना पार कर सकता है ना 250 को नीचे जा सकता है, दिक्कत यही है बस, समझ गए। तो जो बड़े एक्सचेंजर है वो इसका यूज करते हैं ताकि अपने वैल्यू को 60,000 मैक्सिमम पे ला ही कर सके, उससे ऊपर ना जाए, समझ गए। तो मैक्सिमम 60,000 जो लोअर है यहाँ पर है, ठीक है। बाद में तुमने एक्सचेंज कर लिया 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ मतलब 5,500 हो ही गया, बचा कितना 90 लाख। 90 लाख का 0.1% करोगे तो 9,000 रुपया हुआ, तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो 6,000 पहुंचेगा, ठीक है। निकालना पड़ेगा, निकाला जाए तो 60,000 माइनस पहले 5,500 करो तो कितना बचा, 60,000 माइनस 5,500 निकल गया 54,500। 54,500 को डिवाइड कर दो 0.1% से, तो आंसर आया 5,45,00,000 प्लस इसके लिए 10 लाख, तो आंसर हुआ 5,55,00,000। ये वो लिमिट है जिसके बाद तुम कुछ भी चेंज करते रहो, 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 ही होगा, समझ गए। तो ये वही लिमिट है 5,55,00,000। कैसे निकला, मैंने 10 लाख की लिमिट को हटा लिया 60,000 से, समझा। जैसे ही हट गया लिमिट, बचा क्या, जो बचा हुआ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड किया उससे निकल गया अपना, समझ गया। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, X Private Limited, a money changer, has exchanged $10,000 to a Indian rupee 74। तो एक करेंसी इंडियन रुपी है, तो अगर एक करेंसी इंडियन रुपी है तो मेथड 1 केस 1, मेथड 1 केस 1 था, लेकिन उसके लिए आरबीआई रेफरेंस रेट चाहिए, बट आरबीआई रेफरेंस रेट दिया नहीं है क्वेश्चन में, बोला क्या है रूल 32 सब रूल 2 क्लाउज बी के हिसाब से, ठीक है। मेथड बी जो था 2 इसके हिसाब से बना के बताओ, तो इसके हिसाब से कितना रुपया चेंज हुआ, तो 10,000 गुना 74 करेंगे पहले, तो 10,000 गुना 74 कितना आया, 7,40,000 रुपया। तो पहले तो 1 लाख पे 1,000 रुपया हो जाएगा, बाकी 640 पे 0.5% से तो 3,200 रुपया, टोटल कितना हो गया 4,200 रुपया, समझ गए कैसे हुआ। अब ये एयर टिकट के लिए, एयर ट्रैवल एजेंट के लिए एक स्पेशल चीज है, उसके लिए काफी इजी चीज बोल दिया गया, क्या बोला, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है, मतलब ये जो जहाज है, ठीक है, मतलब लगता है शार्क बन गया, ठीक है। ये जो जहाज है ये अगर यहां से उड़ता है दिल्ली से और मुंबई जा रहा है, ठीक है, तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, कुछ नहीं बताओ, कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा कितना कमीशन है क्या है नहीं है सब भूल जाओ, 5% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर बिल पे लिखा रहता है क्या है, ठीक है, एडिशनल चार्जेस उसको हटाओ, बस बेसिक फेयर का 5%। अगर ये जहाज इंडिया से कहां जा रहा है, दुबई, तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, काम खत्म। बेसिक फेयर क्या है, बेसिक फेयर इक्वल टू एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट, जिस अमाउंट पे जनरली कमीशन पे किया जाता है उसका 5%। हो सकता है वो कमीशन ज्यादा मिल रहा हो, फिर भी तुम सिर्फ 5% पे डिक्लेयर कर सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर कम मिल रहा हो तो कम पे ही करना, ज्यादा क्यों करोगे, ज्यादा मिल रहा हो तब बता रहा हूँ, 10% कमीशन मिल रहा है तब तुम 5% पे कर सकते हो, 20% कमीशन मिल रहा है तब तुम 10% पे कर सकते हो, इस रूल का यूज, नहीं तो इस रूल का यूज मत करना, समझ गए। तो एयर ट्रैवल एजेंट के लिए यह स्पेशल केस है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है एक, देखो क्या है, UB and Son is an air travel agent. Compute the value of supply of service made by the firm during a month with the help of following particulars, ठीक है। पहला डोमेस्टिक बुकिंग है, एयर फेयर 1,09,000 रुपया है,
तो इसका 5%, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इंटरनेशनल बुकिंग है तो इसका 10%, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। बेसिक फेयर का 5 या 10%, समझ गया? आंसर निकाल लिया है, 5%, 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये इंश्योरेंस बिजनेस का क्या है, इसके बारे में देखो क्या है। इसके बारे में अगर समझना हो तो ये बनाया हुआ है वो चार्ट। बोला पॉलिसी विद डुअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यही तो है इनकम टैक्स में जो पढ़ते हो, यूलिप है ये। पॉलिसी भी था, उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और रिस्क भी कवर है तुम्हारा, ठीक है। ध्यान क्या देना है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बोला है, जनरल इंश्योरेंस नहीं, गाड़ी मोटर घोड़ा उड़ा का नहीं, इंश्योरेंस करने का नहीं है यहाँ पर, स्टॉक का, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर पॉलिसी डुअल बेनिफिट है, रिस्क भी कवर है, इन्वेस्टमेंट हमने यूलिप है, तो टैक्सेबल वैल्यू होगा ग्रॉस प्रीमियम चार्ज। अब ऑब्वियस से बात है, यूलिप का प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली होता है, 20,000 25,000 ऐसा रहता है, ठीक है। अगर सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लोगे ना, उसका कीमत बहुत कम है, 1000-1200 के बीच में ही है लाइफ इंश्योरेंस का कीमत। पर लोगों को एजेंट लोग बेवकूफ बनाते हैं, 20-20 हजार का यूलिप करवा लेते हैं और बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये गधा बनाया जाता है। अरे मेरा इन्वेस्टमेंट मैं एक्चुअली खुद कर सकता हूँ, तुम्हें क्यों दूं 20,000? मेरा लाइफ इंश्योर करना है, 1000 रुपए का आता है लाइफ इंश्योरेंस, वो दे दो मुझे, ठीक है। बोला गया ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, मैंने मान लो 20,000 रुपया चार्ज हुआ, लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग, तो इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग बारे में 19,000 है, तो ये माइनस 19,000 होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,000 होगा, लेकिन कब कब? अगर मुझे बताया है वो कि तुम्हारा जो ये पैसा कलेक्ट किए हैं इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है, मतलब वो बता रहा है मुझे कि तुम्हारा 19,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर वो मुझे नहीं बताएगा कि मेरा 19,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उस केस में तो पूरा का पूरा 20,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, समझ गया? सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी, एक ही बार में प्रीमियम लेता है ये, समझे, बड़ा हैवी अमाउंट होता है। उस केस में टैक्सेबल वैल्यू बोला गया 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, ये भी यूलिप की तरह ही है, लेकिन इसमें उल्टा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर वेयर द एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट, ऊपर में था इज इंटीमिडेटेड, यहां नॉट इंटीमिडेटेड है। नहीं बताएंगे तब 10%, बता देंगे तब 10% नहीं होगा। बता देंगे तो क्या होगा? अब यहां पर नहीं बताएंगे तो क्या होगा, नहीं बताया, यहां पे बता देंगे तो क्या होगा, नहीं बताया, ठीक है। तो उस केस में तुम आओगे अदर केस में, मतलब यहां अगर नहीं बताया तो अदर केस में आना, यहां अगर बता दिया तो अदर केस में आना, और उस केस में 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। तो 25% होगा जो भी प्रीमियम चार्ज किया, मैंने जो उस केस में 20,000 था उसका 25%। इस केस में बाय द वे 1 लाख चार्ज कर रहा है, तो 1 लाख का 25%, सिंगल प्रीमियम था ना तो बड़ा अमाउंट रहता है, 1 लाख का 25%। यहां बता दिया तब 1 लाख का 25%, वहां नहीं बताया तब, समझिए फर्क समझना। इज इंटीमिडेटेड, इज नॉट इंटीमिडेटेड, यहां पे नहीं बताया कहां इन्वेस्ट करेगा, यहां बताया है कहां इन्वेस्ट करेगा, ये फर्क है। तो 20,000 और 1 लाख का, उसके नेक्स्ट ईयर ये तो देगा नहीं, सिंगल प्लान था, सिंगल प्रीमियम था, ये फिर देगा 20,000, तो अब इसका 12.5%। कब? जब ये नहीं बताया कि मेरा पैसा कहां लगाएगा। अब जो पॉलिसी खाली रिस्क कवर करता है उसमें इंटायर प्रीमियम वही 1,000 रुपया, 1,200 रुपया जो रहता है नॉर्मली, या 2,000 के लगभग भी रहता है, समझ गया। अगर खाली लाइफ सिक्योर करना है तो पॉलिसी का कीमत कम है, यूलिप में मत फंसो, तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझ गया। तो ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अरिहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज चार्ज ग्रॉस प्रीमियम ऑफ 180 लाख फ्रॉम पॉलिसी होल्डर विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन बी से केस।
इसमें से 100 लाख एलोकेट है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय ALICL इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड। अगर बता दिया तो 80 लाख होगा, ऑब्वियस सा बात, 180 माइनस 100 लाख। अगर नहीं बताया तो पूरा 180 लाख, पूरा 180 लाख नहीं, 25%। समझ गया? देखो पहले वाले केस में 80 लाख बता दिया, तो नहीं बताया तो 25% ऑफ 180 लाख। समझ गए? अदर केस, अगर सिर्फ रिस्क कवर वाला केस है, इफ द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, बोल रहा है इस वाले लाइन को इरेलेवेंट मान लो, 180 लाख जो चार्ज हुआ है सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर के लिए हुआ है, तो पूरा का पूरा 180 लाख, क्योंकि रिस्क कवर में जो प्रीमियम मिलता है वो तो मान लो और बहुत सारा कस्टमर हो, आंसर को क्वेश्चन को चेंज कर दिया टोटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ले आया कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर है, 180 लाख। समझ गए? वो पहला क्वेश्चन था, पहला जो था इसमें और इससे था, ठीक है। 1 नंबर इससे था, 2 नंबर इससे था, और जो 3 नंबर था वो यहां पर था। समझ गए? तो आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड हैंड गुड वाले के लिए। इसके लिए एक मार्जिन स्कीम है। अब ये मार्जिन स्कीम कैसे काम करेगा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, लोग गलती करते हैं हल्का फुल्का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पर मार्जिन स्कीम को अगर समझना हो तो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली जीएसटी इज चार्ज ऑन अ ट्रांजेक्शन वैल्यू, हमें पता है, तुम्हें पता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगता है। However, in respect of second-hand good, a person dealing in such good may be allowed to pay tax on margin. पर वो चाहे तो मार्जिन पे दे सकता है। कहने का मतलब, अगर मैं कोई गुड सामान, कोई भी गुड्स बेचता हूं, तो जो पैसे चार्ज करता हूं, बाद में मैंने इससे 500 रुपए चार्ज किए, तो इस 500 पे जीएसटी लगता है ना। लेकिन मार्जिन स्कीम में एक फायदा है, पर वो कब, सेकेंड हैंड गुड रहेगा तभी। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट विच द गुड्स आर सप्लाइड एंड द प्राइस एट विच द गुड्स आर परचेस्ड इफ आईटीसी इज नॉट अवेयर। If there is no margin, no GST is charged for such supply. ITC not avail, कौन अवेल नहीं करेगा? समझो कैसे हो। मान लो ये मैं हूं, मैं हमेशा खुशी रहता हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रोडक्ट ए, और ये प्रोडक्ट मैंने कई साल पहले खरीदा था, मैंने यूज कर रखा है। सेकेंड हैंड गुड मतलब यूज गुड होता है। अच्छा, प्रोडक्ट का है, कार ले लो, ठीक है, मेरे पास था कार, मैंने तुम्हें कार दिया बेच। आजकल सेकंड हैंड कार बेचने वाली बहुत सी कंपनी, जैसे carlosai.com कुछ है, ठीक है, मैंने बेच दिया उसे कार। अब उसने ले लिया मेरा कार, अब उस कार को लेकर के मार्केट में बेचने गया, ठीक है, और तुम उसे मिले एज अ कस्टमर। मैंने इसे जब कार बेचा तो मैंने इससे चार्ज किया 1 लाख रुपए। ये जब तुम्हें कार बेचने आया, इसने तुमसे चार्ज किया 1.5 लाख रुपए। समझ गए? तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर जनरल प्रोविजन होता तो 1.5 लाख होना चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो यही है। ये एक सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, दोनों अनरिलेटेड है, ठीक है। प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15, तो 1.5 लाख ही होना चाहिए था। तो कहा गया ये एक स्कीम है रूल 32 में, लेना है लो, मत लेना है मत लो, 1.5 लाख पे दो टैक्स। शर्त क्या है? शर्त है कि आईटीसी अवेल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसने कहा जब मुझसे कार खरीद के ले गया, मैं तो था अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं था अनरजिस्टर्ड, तो मैंने इसे आईटीसी दिया नहीं, इसने आईटीसी अवेल किया नहीं,
अब 1.5 लाख पे बेचने का क्या मतलब, 1.5 लाख पे बेचूंगा प्लस इससे जीएसटी भी तो लूंगा 1.5 लाख पे, 27,000 रुपया हुआ ना 18% से, 27,000 रुपया जीएसटी भी लूंगा। अब ये बंदा हो जाएगा दुखी। एक तो सेकंड हैंड कार 1.5 लाख रुपए की ले रहा हूं, उस पर से 27,000 का जीएसटी, मैं नहीं दे रहा, रखो अपनी कार। तो सरकार ने कहा कि यार ऐसे में तो ये कार्लो.com मर जाएगा। तो कार्लो.com मरे नहीं, उसको कहा गया 50,000 रुपया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा और इस पे लगने वाला जीएसटी होगा 5,000 का 18%, जो कि 9,000 रुपये। अब थोड़ा इसके लिए मैनेजेबल है, ठीक है। तो समझे क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एट विच गुड्स आर सप्लाइड 1.5 लाख एंड द प्राइस एट विच गुड्स आर परचेज। कब, जब आईटीसी इसको नहीं मिलेगा, या आईटीसी मिला भी है तो ये अवेल नहीं करे, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर्ड होता तो मैं आईटीसी देता इसे, तो उसमें शर्त यह है कि आईटीसी फिर ये अवेल ना करे, आईटीसी को छोड़ दे, आईटीसी को अवेल ही ना करे, आईटीसी को एलिजिबल है आईटीसी के लिए बट उसको क्लेम ना करे, तब वो ये 50,000 पे कर सकता है। गलती से ये कार सस्ता बेच दे, मार्जिन जीरो हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो उस केस में कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मतलब 1 लाख में खरीदा इसे 90,000 में बेचा, अब यहाँ पे मार्जिन नेगेटिव हो गया, क्योंकि मार्जिन 90,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो माइनस 10,000 आएगा, मार्जिन नेगेटिव हो गया तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। कार नहीं बिक रहा, सस्ता में बेचना पड़ा इसे, मार्केट डाउन था उस कार के लिए। तो समझ गए क्या है मार्जिन स्कीम, क्या शर्त है, शर्त यही है कि आईटीसी बस अवेल ना करेगी, और जब भी कार बेचेगी ये क्या करे, 1.5 लाख माइनस 1 लाख आईटीसी अवेल ना करे तो 50,000 का जो जीएसटी होगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। The purpose of margin scheme is to avoid double taxation as goods having once borne the incidence of tax re-enter supply, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। Taxable value of supply of second hand good used good as such after such manner processing which does not change the nature of good, the difference between purchase price and selling price provided no RTC has been availed. However, if selling price less than purchase price, that is negative value is ignored, ठीक है। अब समझो, अगर आईटीसी अवेल किए तो नॉर्मल वैल्यूएशन 1.5 लाख पे लगेगा, अगर आईटीसी नहीं अवेल किए तो तुम्हारे पास ये डिफरेंस है। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन परचेज, नेगेटिव इग्नोर कर दो। सीजीएसटी ऑन सेकंड हैंड गुड रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इज एग्जाम। तो जब मैं अनरजिस्टर्ड था, ठीक है, तो मेरे लिए एग्जाम ही रहेगा ना यार, ठीक है। समझ गया, जब एग्जाम्शन में शायद देखना पड़ेगा इसे क्या कहना चाह रहा है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। सीजीएसटी ऑन सेकंड हैंड गुड रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर एग्जाम्प्ट, भगवान जाने क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। A company X Limited which deals in buying and selling of second hand car purchased a second hand Maruti Alto car of March 2015, मेक ओरिजिनल प्राइस 5 लाख का था, उससे मतलब नहीं है, 3 लाख में मैंने खरीदा है, ठीक है। 30,000 रुपया खर्च किया है और उसके बाद 3.5 लाख पे बेचा है। अब इस केस में 30,000 रुपया खर्च किया है ना, इसके लिए कुछ मत मांगना, भूल जाओ, एक छूट दे रहा हूं ना, ठीक है। तो 3.5 लाख माइनस 3 लाख 50,000 नेगेटिव नहीं है, तो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ द कंपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 होगा। ये लाइन पर ऐसी बकवास लाइन लिखता कहला है सीआई। सीजीएसटी ऑन सेकंड हैंड गुड सप्लायर एग्जाम, जब अनरजिस्टर्ड दोस्तों सामान लेगा तो आईटीसी का बातें कहां से आता है। अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो सामान खरीदेंगे तो आईटीसी आएगा कहां से, रजिस्टर रहेगा तब ना आईटीसी देगा, तो फिर टैक्स लेगा फिर देगा, गजब बात करता है। Person who purchase second hand good after payment of tax to supplier of such good are governed by this valuation rule। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते तब कब करते,
व्हेन दे डू नॉट अवेल आरटीसी, बताया था ना, अगर मैं रजिस्टर्ड होता और तब मुझसे ये कार खरीदता तो आरटीसी ऑब्वियस सा बात है यहाँ आता। उस केस में मैं इससे 18,000 रुपये लेता और जमा करता इसके अकाउंट में। इसके जीएसटी आर 2A में दिखता, इसके 2A में दिखता, पर ये अवेल नहीं करता, तभी एलिजिबल है स्कीम के लिए। समझ गए? अगर आईटीसी अवेल कर लिया तो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? ऊपर से मार्जिन स्कीम सिर्फ अवेलेबल है उस पर्सन के लिए जो इसी काम में है। ठीक है? अगर इस बिजनेस में नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय, तब इसका स्कीम का यूज मत करना। ठीक है? अब ये है ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल। इसमें क्या होता है समझो। डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल depending upon the size and engine capacity of such motor vehicle and value of supply in such case. When ITC is not availed, is value that represent margin of supplier on supply of good determined as follows. कहा क्या गया? In case of registered person who has claimed depreciation under section 32 of Income Tax Act on said good, तो वैल्यू क्या होगा? नहीं समझो। मैंने गाड़ी का इस्तेमाल कर चुका हूं, मैं यूज कर चुका हूं, अब मैं उसे बेच रहा हूं, अब मैं उसे बेच रहा हूं। समझे? तो वैल्यू क्या होगा उस कार के बेचने का? बोला क्या गया? बताओ। शर्त क्या है? पहला क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हूं, डिप्रिसिएशन क्लेम किया है सेक्शन 32 के हिसाब से, तो फिर कंसिडरेशन रिसीव डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑन डेट ऑफ सप्लाई। अगर कंसिडरेशन ज्यादा है, सॉरी कम है, तो आएगा नेगेटिव, तब इग्नोर कर देना। समझ गया? इन एनी अदर केस, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता मैं उस एसेट पे मैं डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता, तो उस केस में वैल्यू इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, सेम ऊपर वाला जो केस था उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है? सेलिंग प्राइस अगर, तो इग्नोर कर देने का। समझ गया? तो फर्क क्या हुआ? फर्क कुछ नहीं हुआ, ये तो कंसेशन से वही सेलिंग प्राइस है, बस ये डिप्रिसिएटेड वैल्यू लेने के लिए कहा। कब? जब मैं बेचने जा रहा हूं। नहीं समझ रहा? जब मैं बेचने जा रहा हूं, मैं अपना कार जब बेचने जा रहा हूं और मैंने आईटीसी उस कार पे अवेल, क्योंकि ब्लॉक सब अवेल कहां से करूंगा? पर्सनली उस कार पे आईटीसी ब्लॉक होता है, सॉरी मैं रजिस्टर्ड था, आईटीसी ब्लॉक था, मैंने क्लेम नहीं किया। व्हेन आईटीसी इज नॉट अवेल्ड। समझ गया? तो वो बताया गया जब मैं अपना कार बेचने जा रहा था तब का बात किया गया। मैंने इसे कार बेच दिया हो तो तब इसका कहानी था, मैंने बेचा कार्लो क्या कर रहा था। ठीक है? यहां पे क्या बात हो रहा है? यहां पे बात हो रहा है मैं बेचने जा रहा था। समझे? ओल्ड और यूज मोड मैंने मैं यूज कर रखा था पहले, तब बेचने जा रहा था, तब का बात किया गया। समझ गया? हो सकता है कार्लो यूज करके बेचे तो फिर वो यहां पे कवर होगा। शर्त है कि आईटीसी अवेल नहीं करेगा कार्लो, तो फिर यही चीज करेगा। ठीक है? ये चीज करेगा फर्स्ट केस, अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिशिएट हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो। समझ गए? अब तुम्हें मालूम है अगर आरटीसी अवेल ना करे तो आरटीसी पार्ट बन जाता है इनकम टैक्स में कॉस्ट का, एसेट के कॉस्ट का पार्ट बन जाता है और फिर डिप्रिशिएट होता है। तो ये जो बात है ना, ये तब है जब तुम कार बेचने जा रहे हो। ठीक है? यूज करने के बाद, ओल्ड एंड यूज यूज करने के बाद बेचने का, तब ये चीज बोला गया है। ऊपर में कार्लो यूज नहीं कर रहा था, बस बेच दे रहा था लेकर के मुझसे, थोड़ा बहुत मार्ट कुछ भी थोड़ा बहुत तो रिपेयर कर रहा था, पर फिर बेच दे रहा था। और वही यूज करके बेचता और आरटीसी नहीं अवेल किया, तब का ये कहानी है। या मैं ही था, अगर मैं यूज करता और फिर बेचता, तब का ये कहानी है। समझ गए? अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन अलाउ है तो कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डिप्रिसिएशन, मैंने मुझे 1 लाख रुपया मिला था ना, और डिप्रिसिएटेड वैल्यू मान लो इसका उस टाइम में 80,000 रुपया था या 50,000 था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000। समझ में आया?
अगर डिप्रिसिएशन का मेथड नहीं, मैंने अदर केस, मैंने डिप्रिसिएट नहीं हो रहा, मेरा कार है, ठीक है, मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने कार तो लिया था, उसे बेच रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है, अगर मैंने कार 5 लाख का लिया था तो 5 लाख पे तो बिकेगा नहीं, बिकेगा 1 लाख पे। तो अब तो 4 लाख निगेटिव आ गया ना, तो उस केस में वैल्यू सप्लाई में कवर ही नहीं होगा। क्यों किया गया ऐसा? सिंपल सा चीज है ना यार, खुद सोचो। अगर तुम इसे यहां लाया, मतलब ये बिजनेस पर्पस के लिए था, तब तो ठीक है, जब ट्रांसफर कर रहे हो तो जीएसटी वाला भी चाहता है हम बिजनेस कर ही रहा था, हम भी टैक्स लेंगे। पर यहाँ मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, समझ में आता है केसेस पढ़ के, ठीक है, मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है मुझ पर टैक्स लगाना है, क्या तुक बनता है? जब मुझ पर टैक्स लगाना ही नहीं, सरकार बोलता है ठीक है, ऐसे भी नेगेटिव ही आएगा, जाएगा बेचने, तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है। अगर गलती से पॉजिटिव आ गया तो टैक्स लेंगे, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो टैक्स लेंगे। यहाँ बात तो सिर्फ वैल्यू निकालने का आ रहा है ना, तो समझ गए? तो जब मैं ओल्ड, पुराना है लेकिन यूज है, यूज भी किया है मैंने, उसके बाद अगर मैं बेचने जा रहा हूँ, तो पहला शर्त, क्या आईटीसी अवेल किया है? नहीं किया है तो ये चीज। और अगर आईटीसी अवेल किया है तो नॉर्मल वैल्यूएशन, मैंने 1 लाख में बेचा है ना, 1 लाख का 18%, समझ गया? आईटीसी नहीं अवेल किया है तो कंसिडरेशन रिसीट, मतलब हमने ये जो डायग्राम था, इसके और इसके बीच तो समझ लिया कि वैल्यू होगा 50,000। पर ये बंदा जो बेचने गया, ये 1 लाख कहां से आएगा, उसका हिसाब किताब, समझे? तो वो 1 लाख जो आ रहा है वो बेसिकली मेरा हो सकता है डिप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो 50,000 है, और मुझे जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 1 लाख। आ गया समझ में कैसे हुआ था? अब ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड रीपोजेस फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर। होता है ना, आईफोन लेते हो लोन पे, चुका नहीं पाते हो, फोन उठा के ले जाता है। अरे फोन तो नहीं, बाइक कार में होता है, कार ले लिया लोन पे। आजकल तो लोगों को कर्ज पे जीने की आदत हो गई है, तो कर्ज पे जीते ही हैं, ठीक है, तो कर्ज पे जीने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो जब लोन नहीं चुकाते हैं तो उसके सामान को जब्त कर लेता है। जब सामान जब्त किया गया, अब उस सामान को क्या करेंगे? हो सकता है ना, सामान को क्या करेंगे बताओ? जब्त किया है, देखो क्या होगा। Many times goods taken on loan are repossessed by the lender in the event of default in payment of loan. The purchase value of such repossessed asset, कहने का मतलब मैंने जो रिपोजेशन लिया, ये भी तो एक तरह से सेकंड हैंड गुड ही तो है, तो वहां पे परचेस प्राइस चाहिए ना यार। सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस जो लिखता है, अब इसको लेके क्या नीलाम करूंगा, ऑक्शन करूंगा, बेचूंगा, कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा ना। तो सेलिंग माइनस माइनस परचेस प्राइस करता है, तो परचेस वैल्यू क्या होगा उस सामान का, यही चीज का बात कर रहा है खाली। तो बोला गया अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर अनरजिस्टर्ड है तो परचेज वैल्यू होगा परचेज प्राइस इन द हैंड ऑफ, जितना रुपया में खरीदा था उसको 5% से घटाते जाओ हर क्वार्टर, ठीक है, और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट के लिए भी, ठीक है। जैसे कि अगर जून में खरीदा तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर यहीं पर हो गया, अप्रैल से लेकर जून, जून में खरीदा तब भी एक क्वार्टर यहीं पर आ गया, अप्रैल मई जून। Every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person. By disposal, by the way, date of disposal by a person making such date of disposal, disposal ध्यान देना, disposal जो मैं करूंगा, by the way मान लो, ये समझो ये पॉइंट है, ठीक है। ये था 1 मई, मैंने 1 मई को उधार में सामान खरीदा, मैं लोन नहीं दे पाया, समझ गए, और 1 अगस्त को मेरा सामान मुझसे छीन लिया गया। लेकिन इस सामान का ऑक्शन 31 दिसंबर को हुआ और तब बेचा गया। तो यहां पे कितने क्वार्टर हुए? पहले तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, इसका 5%, फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर जहां रिपोजेस किया गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ भी कवर है। बाय द वे 30 अक्टूबर को भी हो जाता ना, 30 अक्टूबर, तो भी ये एक क्वार्टर पूरा मानता। एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ,
बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ डिस्पोजल। रिपोजिशन नहीं, रिपोजिशन तो यही हो गया था, इससे नहीं मतलब है, डेट ऑफ डिस्पोजल। समझ गए? 5% से घटाते जाओ परचेज को। बाद में मैंने 5 लाख में खरीदा था, तो 5 लाख माइनस 5% गुने 3, 15% कम कर दो 5 लाख में। नहीं समझे? 5 लाख माइनस 15%, 4,25,000 परचेज प्राइस होगा। अब वायदे पे यहाँ ऑक्शन में मुझे 5 लाख रुपए मिले, मान लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख माइनस 4,25,000, 75,000 रुपया होगा। समझ गए कैसे काम किया ये सिस्टम? तो हम लोग यहाँ परचेज प्राइस पता कर रहे हैं, जैसे ऊपर रूल में था सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस क्या होगा ये पता कर रहे हैं। समझ गए? इफ द डिफॉल्टिंग बोरोअर इज रजिस्टर्ड, अगर डिफॉल्टिंग बोरोअर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा? समझ गए? अगर डिफॉल्टिंग बोरोअर रजिस्टर है तो क्या होगा? अब देखना, एक चीज समझना, ये जो कंसिडरेशन रिसीव 1.5 लाख था, तो यहाँ पे जो ये है इसके लिए परचेज प्राइस 1 लाख ना होकर 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए ही तो दे रहा है ना ये 1.5 लाख ही दे रहा है, परचेज प्राइस यहाँ 1.5 लाख होगा, 1 लाख नहीं होगा अगर इस केस को फॉलो कर रहे थे तो। हाँ, इसके लिए कंसिडरेशन रिसीव 1.5 लाख है, 50,000 डिप्रिसिएटेड वैल्यू है, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख होगा। ठीक है, जो कार बेच रहा था ये चीज था, अगर रजिस्टर्ड हूं तो यहाँ पर जो डायग्राम था इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसने 1 लाख में खरीदा, कोई बात नहीं। अगर मैं उस पॉइंट को समझना चाहूँ उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि परचेज प्राइस यहाँ पे जो था, जो कंसिडरेशन पे किया वही परचेज प्राइस है। मेरे लिए वैल्यू 1 लाख है उस केस में, ठीक है, किसके लिए? जो कार बेच रहा है उसके लिए वैल्यू, लेकिन उसी परचेज प्राइस को हम यहाँ पता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा समझ गए? अब परचेज प्राइस ये बात समझ गए। अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर रजिस्टर्ड है तब तो कुछ नहीं करना, द रीपोजेसिंग लेंडर एजेंसी विल डिस्चार्ज जीएसटी एट द सप्लाई वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन। समझ गए? बिना रिडक्शन के, जितना भी परचेज किया है ना उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो रजिस्टर्ड था। ठीक है, जितना बेचेगा 5 लाख पे, नहीं समझे? 5 लाख में ना, 5 लाख पे अपना 18% जो भी था। आया समझ में? अब ये वाउचर और स्टैम्प वाले के लिए क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर और कूपन और स्टैम्प, ये रिडीमेबल अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। जो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स रिडीम होगा उससे, उसमें लिखा रहता है कि 1500 का वाउचर है, उसका वैल्यू 1500 है, काम खत्म। समझ गया? 2000 का 2000 वैल्यू, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये नोटिफाइड सर्विस, ऊपर पढ़े थे कुछ नोटिफाइड सर्विस है जहां रिसिपिएंट आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो आपका नील होगा वैल्यू। कहा गया था, नीचे बोला गया आज तक कोई सर्विस अभी तक किया ही नहीं गया नोटिफाइड। समझ गए? ऐसे दिक्कत ही क्या है, अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू इनवाइस वैल्यू लिखा हुआ है, इनवाइस वैल्यू में इंस्टेड ऑफ 0 डाल देना, हो गया। समझ गया? अब ये प्योर एजेंट, ये क्या है? ये वो पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है, समझ गए? वो हुआ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट वो बंदा है तुम्हारे ब्याज पे कुछ खर्च करेगा, तुम उसको बोल रहे हो खर्चा करो, वो खर्चा कर रहा है, उसे रिम्बर्स करोगे। अभी जो रिम्बर्स करोगे इसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अब यही देखना है कब वो रिम्बर्समेंट है, कब वो वैल्यू का पार्ट है, ये समझना है। समझे? जैसे पढ़ो, सप्लाई एज अ प्योर एजेंट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट रेलेवेंट फॉर वैल्यूएशन। सबसे बेस्ट तो हम ही लोग हैं इसमें। अब कोई बंदा आता है एमसीए के काम के लिए, तो तुमको एमसीए पे जमा करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, जो भी हो, 300 400 500 जो भी रुपया रहता है, क्या ये मेरे वैल्यू का पार्ट बनता है? नहीं ना। मेरा वैल्यू का पार्ट क्या बनता है कि मैं एमसीए फाइलिंग के लिए सर 3,000 रुपए लगेंगे, मेरा वैल्यू क्या है उस टाइम? 3,000। ये जो ये खर्च मैं ही करता हूँ, ये मुझे वो रिम्बर्स करता था, मुझे देता वो कितना है? 300 500 जो भी था, मैंने 3800 रुपए उसने दिए, पर मेरा वैल्यू कितना है? वैल्यू सप्लाई क्या है? 3,000। ये तो रिम्बर्समेंट है,
ये तो मैं उसके बिहाफ पे जमा कर रहा हूं, सिर्फ वही चीज है, वही है प्योर एजेंट। समझ गया? इट मे हैपन सम टाइम that a supplier making a supply also incurs some expenses for the recipient। ऑब्वियस सा बात है, हम लोग जमा कर देते हैं अपने पैसों से, बाद में आता है और वो क्लाइंट दे जाता है पैसे और हम उसे चालान दे देते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम if such expenses incurred by the supplier as a pure agent of the recipient it is not includable in value of supply। समझ गया? if not incurred as pure agent the same is includable in value of supply। बस यही चीज। जैसे देखो एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल है, देखो A is an importer and B is a custom broker। A सामान इंपोर्ट करता है, B एक ब्रोकर है जो सामान इंपोर्ट करने में मदद करता है। A आया B के पास और कहा कि कस्टम क्लियरेंस वर्क कराना है तुमसे, इंपोर्ट के कंसाइनमेंट एक आ रहा है मेरा, उसके लिए द क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कंसाइनमेंट एंड डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट टू ए विड ऑल्सो रिक्वायर टेकिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर। उसमें ट्रांसपोर्टर का सर्विस भी लगेगा, इसलिए ए बी को ऑथराइज कर दिया कि कुछ खर्चा मेरे बिहाफ पे तुम करो, ट्रांसपोर्टर का सर्विस लो, अथी लो, ठीक है, और उसके लिए ए कहा कि मैं तुम्हें रिम्बर्स कर दूंगा। तो यहाँ पे बी जो प्रोवाइड कर रहा है कस्टम ब्रोकर सर्विस, जो कि प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल बेसिस है, ठीक है, और एंसिलरी सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोक्योर कर रहा है बी ए के बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट, एंड एक्सपेंस इनकर्ड बाय बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन शुड नॉट पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ कस्टम ब्रोकर। ऑब्वियस सा बात है, मेरा काम तो सिर्फ आपको ब्रोकरेज सर्विस देना था, ट्रांसपोर्टेशन सामान करवाना था, उसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं, रिम्बर्स कर रहे हैं अलग से। इस वाले पॉइंट में लोग कंफ्यूज क्या होते हैं ना, था ना एनी अमाउंट चार्ज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट ऊपर में वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करने के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ पे मैं वो सप्लाई सर्विस दे ही नहीं रहा ना, मेरा काम एक ब्रोकर का है, मैंने सामान निकलवा दिया, तुमने कहा भाई साहब घर तक ही पहुंचा दो, मेरे निकलवा ही रहे हो तो मैंने कहा पहुंचा दूंगा, पर वो सर्विस मैं देता नहीं, तुम्हारे लिए किसी को हायर कर दूंगा। मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ हायर करने का, मैं तुम्हारे लिए हायर कर दूंगा, खोज दूंगा, पैसे भी मैं दे दूंगा, पर तुम मुझे रिवर्स कर, सेम एमसीए के स्टैम्प ड्यूटी की तरह, जहां हम खुद पैसे जमा कर देते हैं, बाद में आते हैं लोग बोलते हैं जमा हो गया तो सर कितना हुआ, तो ये हुआ आपका स्टैम्प ड्यूटी का, ये मेरा अपना प्रोफेशनल फी, लोग दे देते हैं। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्योर एजेंट में जब जाओगे, लिखा हुआ पूरा कहानी है, पर मेन यही है, ठीक है। Such exclusion of expenditure incurred as pure agent is possible only and only if all the conditions required to be considered as pure agent and a further condition as stipulated in the rules are satisfied by the supplier in each case। अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी, मेन कंडीशन ये है, expenditure and cost incurred by a supplier as a pure agent of recipient of supply of service, ध्यान देना सर्विस, has to be excluded from the value of supply। ठीक है, कुछ एडिशनल कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ आर और एस का दिया गया था, आर रिसिपिएंट था और एस सप्लायर था। पेमेंट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आर एंड थर्ड पार्टी एंड एस एक्ट एज अ प्योर एजेंट ऑफ आर व्हेन ही मेक्स द पेमेंट। सबसे पहले तो एस पेमेंट देगा, पहला कंडीशन। दूसरा, रिसिपिएंट जो है सप्लायर को ऑथराइज करेगा वो पेमेंट करने के लिए। तीसरा, एस इसको सेपरेटली शो करेगा इनवॉइस में जो इशू करेगा सप्लायर। Supplies procured by S from the third party as pure agent of R are in addition to supply that he provide on his own account। वो addition to है, ठीक है, additional supply के। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा, आप वो सर्विस नहीं देते हैं, आप वो सर्विस इसलिए कि आपके क्लाइंट ने आपसे कहा है कि भाई साहब अगर आप इतना कही रहे इतना भी कर दो, मैं इसलिए रिम्बर्स कर दूं। यहाँ रिम्बर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए? तो जहां रिम्बर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर मेरा क्यों बनेगा वैल्यू का पार्ट? अगर ऐसा होता कि नहीं हम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस भी देते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्विस दे रहा हूं, तो उस केस में मेरा वो कंप्लीट सप्लाई का पार्ट बन जाता है और मेरा वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। समझे?
तो बेसिकली कहना कुछ नहीं है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस ध्यान देना है कि कब ये प्योर एजेंट है, कब ये प्योर एजेंट नहीं है, ठीक है। कब ये वो सप्लाई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे दे रहा है, अगर प्योर एजेंट नहीं दे रहा है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, corporate service firm A is engaged to handle the legal work pertaining to incorporation of company B. Other than its service fee, A also recover from B registration fee. अब ये क्या है, रिम्बर्समेंट है, ये तो मैं उससे ले रहा हूं ताकि मैं जमा करूं। एंड अप्रूवल फी, the fee charged by the registrar of company for registration and approval of the name are compulsorily levied on B. A is merely acting as pure agent, यहाँ पे A सिर्फ प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये तो इसी पे मतलब लेवी था, मेरे ऊपर क्या था, मैंने बस जमा कर दिया, मैं बस रिकवर करूंगा उससे। शर्त क्या है, सेपरेटली शो करूंगा इनवॉइस में, समझ गया। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, port fee, port charges, custom duty, dock dues, transport charges paid by custom broker on behalf of, ऑब्वियस सा बात है, ये सारे जो कॉस्ट एक्सपेंस थे, ये सारे के सारे खर्चे तो लेवी किस पर थे, रिसिपेंट पे। मैंने खर्च किया उसके बिहाफ पे क्योंकि मैं उसका प्योर एजेंट था, समझ गया। एक्सपेंस इनकर्ड बाय सीएफएन एजेंट and reimbursed by the principal such as freight, godown charges, obvious बात। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये देखो कस्टम ब्रोकर था, ठीक है, वो क्या चार्ज किया, एजेंसी इनकम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी, डॉग ड्यूज। अब कस्टम ड्यूटी और डॉग ड्यूज तो देख के ही पता चला, चलो ये तो उसी का पार्ट है, किसका, एज अ प्योर एजेंट, ये मेरे वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जो एजेंसी का इनकम था, मैंने सर्विस दिया था ना, एजेंसी सर्विसेज, वो तो इंक्लूड होगा ही। मैं ट्रैवल किया, जाके होटल में रहा, ये भी इंक्लूड होगा। अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ चार्ज करूंगा, जब मैं जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, मेरे को एक होटल में रहना पड़ेगा, अगर मैं होटल में रहूंगा, होटल में खर्चे होंगे, यहां पे रिम्बर्समेंट नहीं है, नहीं समझे, यहां पे रिम्बर्समेंट नहीं है, ये रिम्बर्समेंट नहीं है, ये वैल्यू का पार्ट है। मैं अगर होटल में जाके ना रहूं तो क्या रोड पे रहूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं रहूंगा होटल में, आने जाने का खर्चा भी होगा, तो मैं ये सब तुमसे चार्ज करूंगा ना। जब भी हम कोट करते हैं किसी क्लाइंट को मेरे सर्विस का वैल्यू, तो ऑब्वियस सा बात है उसमें मेरा सारा कॉस्ट इंक्लूड होता है, प्लस मार्कअप होता है। तो मेरा आने जाने का खर्चा तो मेरे वैल्यू का ही पार्ट है, वैल्यू सप्लाई का पार्ट है, समझ गए। बट ये कस्टम ड्यूटी और डॉग ड्यूज मैं उसके बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट कर रहा हूं, समझ में आया कैसे हुआ। ये खर्चा रिम्बर्समेंट लग रहा है, रिम्बर्समेंट ठीक है, पर रिम्बर्समेंट नहीं है ये। यहां पे मुझे बी ने ऑथराइज नहीं किया था ये खर्चे करने के लिए, मैं कर रहा हूं, समझ गए। इफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इज एक्स फैक्ट्री, अब सप्लाई एक्स फैक्ट्री था, लेकिन तुमने कहा यार एक काम करो मेरे लिए गाड़ी भी जुगाड़ कर दो। अब ये जो हुआ ट्रांसपोर्टेशन जुगाड़ करना, ये यहीं पे खत्म हो गया था वैल्यू मेरा। इसके बाद तुम कुछ और मांग रहे हो और मैं तुम्हें बस एज अ प्योर एजेंट सर्विस दे रहा हूँ। हाँ, अगर मैं वो एजेंट का सर्विस देने को चार्ज कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सा बात है वैल्यू सप्लाई का पार्ट है, तो डिफरेंट सर्विस है, वो एजेंसी सर्विसेज है, उसका वैल्यू सप्लाई है, समझ गए। एडवोकेट पेइंग कोर्ट फी, ऑब्वियस सा बात है, जैसे हम एमसीए का फी पे करते हो, कोर्ट का फी पे करता है, समझ गए। तो प्योर एजेंट में यही चीज है। अब ये जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये जनरली एक नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू बताया गया था। होता क्या है, जब तुम प्लेन में सफर करते हो तो वहां देखोगे अपने टिकट के नीचे दो चीज लिखा रहेगा, यूजर डेवलपमेंट फी और पैसेंजर डेवलपमेंट फी। अब एयरलाइन बेचारे परेशान, अब जो एयरपोर्ट होता है उसका मालिक तो सरकार होता है या कोई बिजनेस हाउस,
ठीक है, जैसे अडानी। तो एयरपोर्ट का मालिक तो कोई और है, एरोप्लेन तो वहां आते हैं और अपना चार्जेस रेंट चार्ज देता है, थोड़े स्टोरेज चार्ज देता है, ठीक है, पार्किंग चार्ज देता है उसको यूज करने का, ठीक है। अब जो पार्किंग चार्ज ये वो देता है, तो ठीक है, सर्विस दे रहा है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है किसका? एयरपोर्ट तो है गवर्नमेंट का। पर ये जो यूजर डेवलपमेंट फी है और पैसेंजर डेवलपमेंट फी है, गवर्नमेंट कहता है कि अब मैं किससे किससे चार्ज करूंगा। तुम मेरे यहां एरोप्लेन लगाते हो ना, तुम मेरे यहां एरोप्लेन लगाते हो, ठीक है, तो तुम ही ये चार्ज करके मुझे दे दो। तो अगर तुम मुझे ये चार्ज करके दे दो तो यहां पे सवाल उठा कि टैक्सेबिलिटी किस पे आए, तो बोला गया कि इस केस में एयरलाइन जो है वो प्योर एजेंट है गवर्नमेंट का या जो भी मालिक है, तो वो इस पर पैसे नहीं देगा, जीएसटी नहीं देगा। इस पे जीएसटी कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, या जो भी एयरपोर्ट का मालिक है वो देगा। चार्ज कौन करेगा? चार्ज एयरलाइन करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एयरलाइन कलेक्ट करेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी उस पर अपना जीएसटी देगी। इस पर जीएसटी भी कलेक्ट एयरलाइन ही करेगा। अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको आरटीसी मिल जाएगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका आरटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो B2C सप्लाई, आरटीसी खत्म। तो अगर प्लेन में घूमने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उसे यूडीएफ, पीएसएफ, यहां तक कि जो एरोप्लेन का चार्ज है उसका भी जीएसटी का इनपुट मिलेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या हो रहा था कि यूडीएफ और पीएसएफ पे डिपार्टमेंट पड़ गया पीछे, किसके? एयरलाइन के, कि तुम चार्ज कर रहे हो जीएसटी, तुम कह नहीं दे रहे हो जीएसटी। ये बेचारा बोल रहा है, कह रहे मैं चार्ज कर रहा हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं एज अ प्योर एजेंट हूं, मैं जीएसटी भी चार्ज कर रहा हूं, मैं यूडीएफ पीएसएफ सब कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कलेक्ट करके दे रहा हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, मैं लायबल नहीं हूं। वही इस कहानी में यहां तक लिखा हुआ है, पढ़ लेना। समझ गए? समझ गए? अब हो सकता है ना कि मैंने सामान खरीदा है डॉलर में, अब डॉलर में खरीदा है तो उसको रुपया में कन्वर्ट कैसे करूं? तो बोला गया जो रेलेवेंट रेट ऑफ एक्सचेंज होगा फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड इज द रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट प्रिवलेंट ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। समझ गया? अगर गुड्स का केस है तो जो सीबीआईसी कस्टम एक्ट में जो नोटिफाई किया है सीबीआईसी टाइम ऑफ सप्लाई वाले डेट को, उसी से कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस हुआ तो कुछ मत करना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी प्रिवलेंट होगा उस दिन रेट उससे कन्वर्ट कर देना। तो गुड्स के केस में तो कस्टम एक्ट में जाने का, कस्टम एक्ट भी बोल रखा है अपना कुछ कुछ कन्वर्जन का, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में कुछ नहीं करने का, जो सीबीआईसी नोटिफाई कर रखा है रेट, रेट दिया रहता है, रेट का लिस्ट आता है, ठीक है। सीबीआईसी का अपना रेट लिस्ट होता है, दिया रहता है, देख लेना, सीबीआईसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी डालते रहता है तो जब रेट चेंज करता है तो, ठीक है। तो सीबीआईसी का अपना कन्वर्जन रेट है, सब एक्सचेंज रेट है, उससे कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर सर्विस है तो कुछ नहीं करने का, जो एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा है, ठीक है। The relevant of exchange of for determining the value of taxable service is the rate determined as per generally accepted accounting principle के साथ जो रेट चल रहा है उस रेट को जिस दिन भी टाइम सप्लाई है उसे कन्वर्ट कर लेना। अगर इंक्लूडेड है, मतलब कि मैंने बोला भैया 1 लाख रुपया लगेगा, अब इस 1 लाख रुपया लगेगा, इसमें कभी कभी क्या होता है कि मैं उसे जीएसटी अलग से नहीं बता रहा, तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो ये तो तुम्हें बच्चे से आता है, अगर जीएसटी इंक्लूड कुछ करना नहीं है। करना क्या है? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इफ द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज 100 एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18, तो 1.18, तो 100 भागे 1.18 करेंगे तो हमें मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, जो कि हो गया 84.75। अब इसमें -100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जीएसटी कितना है, या फिर इसमें इंटू 18% कर देंगे तो भी मिल जाएगा। नहीं समझे?
कहने का मतलब जब बोल रहा है कि टैक्स इंक्लूसिव 100 रुपया है, इसका मतलब 100 रुपया में दो कंपोनेंट है, एक तो है टैक्सेबल वैल्यू और एक है जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू का अगर मान लो 18% है तो इसका 18% हिस्सा है, टैक्सेबल वैल्यू का 100% हिस्सा है। ये 1.18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए? नहीं समझे? ये 100 रुपया में दो कंपोनेंट है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू का कंपोनेंट 1 हो गया, जीएसटी का रेट 1.18 हो गया, तो 1.18। समझ गए? ये वही जो पहले हमारे फाउंडेशन में कितना सारा क्वेश्चन बनाया होगा, इससे उसका हिसाब नहीं है। ठीक है, समझ गया? तो ये वही चीज था। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे सारा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस तरह से मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। बचा खाली एग्जम्पशन, एग्जम्पशन को कभी देख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन चैप्टर है आईटीसी, उसे भी देखा जाएगा।